हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि खालिस्तान को हवा देने वाले देशों को भारत ने फिर आगाह किया है। इसमें जो हमारे विदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने यानी कि अरिंदम बागची ने स्पष्ट तौर पर खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने के लिए जो भारत की अपील है वो स्पष्ट तौर पर कर दी है। इसमें जो ये अपील है वो भी काम करती दिख रही है और भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना ना हो इसके लिए विदेश मंत्रालय ने सख्त तेवर एहतियात कर रखे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है कि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से सख्त कार्रवाई करता रहा है और उनकी सरकार खालिस्तान समर्थकों को लेकर नरम नहीं है। वहीं पर ब्रिटेन के भी विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को भारत की जो समर्थक हैं उन भारत के हितों पर किसी तरीके का आघात नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कनाडा और ब्रिटेन की तरफ से इस तरीके का बयान आने के बाद भारत के रुख में हालांकि कोई नरमी नहीं आई है, उन्होंने अपना रुख कायम रखा हुआ है। खालिस्तान की हमेशा से मांग रही है कि हमें एक नया राष्ट्र बनाया जाए। आपको पता होगा कि खालिस्तान यानी कि जो खालिस्तान समर्थक हैं वो 3 राज्य चाहते हैं। एक तो जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब है, दूसरा जो भारत अधिकृत पंजाब है और राजस्थान। देखिए मैप में जैसा आपको दिखा रहे हैं हम कि एक तो ये पंजाब मांग रहे हैं जो भारत का है और ये पाकिस्तान अधिकृत पंजाब मांग रहे हैं और राजस्थान का कुछ हिस्सा मांगा जा रहा है। खालिस्तान समर्थक हैं कौन? देखिए खालसे, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है खालसे की सरजमीन। भारत और ये 3 राज्य मांग रहे हैं, ये आपको बता दिया गया है। खालिस्तान की बड़ी वजह ये है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कई गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए और उसमें क्या हुआ कि पंजाब का भी बंटवारा हो गया। पंजाब का बंटवारा होने से यहाँ पर देखिए ये पूरा पंजाब था ना, इसका यहाँ पर बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से क्या हुआ कि कई गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए। ये सबसे बड़ा इनका मांग थी कि हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है। इस तरीके से हम बटे हुए हैं। अगर एक राष्ट्र बन जाएगा तो हम कम से कम बटे तो नहीं रहेंगे। इसी मांग को लेकर मास्टर तारा सिंह ने विरोध किया और मास्टर तारा सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता हुआ 30 सितंबर 1956 को, जिसमें अकाली दल जो खालिस्तान समर्थकों की मांग वाला अकाली दल था उसको कांग्रेस में उसका विलय कर लिया गया और ऐसा घोषणा की गई कि दल जो है वो पंथियों को शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और उनकी उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि कई शिक्षा जो है पंजाबियों को हिंदी में दी जाने लगी, जिसका विरोध फिर से उठ गया। यानी कि हमें पंजाबी में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है। इस बात को लेकर फिर से इसमें विवाद उत्पन्न हुआ और 1958 को यह संधि लगभग टूट गई और उसके बाद से लगातार खालिस्तान की मांग होती रही है। तो इसमें न्यूज़ में यही है कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची ने कहा है कि कनाडा व दूसरे देशों में भारतीय राजनयिकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है या उनके खिलाफ जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जारी किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनाप शनाप लिखा जा रहा है, वो भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। भारत इस तरह की घटनाओं को कड़े शब्दों में निंदा करता है। किसी भी देश को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अतिवादियों व आतंकवादियों को जगह नहीं देनी चाहिए। ब्रिटेन के जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी बयान आया है कि बागची ने जो कहा है हम उससे सहमत हैं, लेकिन वहां क्या कदम उठाया जाता है ये भी हम देखते हैं। इसको देखते हुए हम फैसला करेंगे। ब्रिटेन स्थित खालिस्तान समर्थकों को गतिविधियों से भारत सबसे ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मैं ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, अजीत गुट के दावे में सच्चाई नहीं। ये स्टेटमेंट दिया है शरद पवार ने। देखिए रांकपा यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगभग 53 विधायक हैं। 53 विधायक में से अजीत पवार ने यह दावा किया कि हमारे 40 विधायक हैं और वो लगभग इन विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होते ही इन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया। अब यहाँ पर पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट शरद पवार का हो गया, एक अजीत पवार का हो गया। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। अब इसमें फिर एक शक्ति प्रदर्शन के तहत कल यानी कि बृहस्पतिवार को एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें
दोनों पार्टियों जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक ही समय पर अलग अलग बुलाया, जिसमें कि 23 विधायक अजीत पवार की पार्टी में आए, बैठक में आए। यानी कि जो बहुमत था वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के पास ज़्यादा दिखा, क्योंकि 23 तो वो विधायक आए ही आए और उसके अलावा भी लगभग 10 विधायक जो इनके साथ पहले थे, यानी कि 8 ने जो मंत्री पद की शपथ ली, प्रफुल्ल पटेल, एक अजीत पवार हो गए और एक कोई और हैं, उनका नाम देखिए शायद आगे न्यूज़ में मिलेगा तो बताएंगे, जो इस समय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से 33 से 34 लोग जो थे वो अजीत पवार के साथ थे। तो फैसला हो गया कि पार्टी जो है वो अजीत पवार की है। हालांकि पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल सहित सभी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इसमें अजीत पवार ने बोला है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे हम उसमें रांकपा के ही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सीधी पेशाब मामले के पीड़ित के पैर धोकर सीएम शिवराज ने माफ़ी मांगी। देखिए, एक आदिवासी व्यक्ति था जिस पर पेशाब किया गया था एक हिंदू द्वारा, और उस पर हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर SC/ST एक्ट के तहत केस चलेगा और उस पर कई और भी केस लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जिस आदिवासी दशमत राव पर आरोपित प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया था वह गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत के पैर धोए, पानी को सिर लगाया, उनको माला पहनाई, उनको गले लगाया, उनको शाल ओढ़ाया, तिलक लगाया, इस तरीके की कई कार्य किए जिससे कि कांग्रेस के हाथ से ये मुद्दा चला गया कि वो इसको, हालांकि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती थी, वो उनके हाथ से चला गया। शिवराज के इस कदम से कांग्रेस से राजनीतिक जो अवसर है वो तो चला ही गया, इससे आगामी चुनाव के लिए भी उन्होंने अपनी साख और मजबूत कर ली। उन्होंने बताया कि मुझे इसका गहरा शोक है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लाजपत नगर बम विस्फोट मामले में 4 दोषियों को मरते दम तक कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल पहले लाजपत नगर में बम विस्फोट कर दिल्ली को दहलाने वाले 4 दोषियों को बिना किसी माफी के मरते दम तक कैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि दोषियों ने भारत को अस्थिर करने के लिए विस्फोट करके अंतर्राष्ट्रीय साजिश को अंजाम दिया है। कोर्ट ने सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई समय की जरूरत है। दिल्ली के व्यस्ततम लाजपत नगर में 21 मई 1996 को हुए बम विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे और 38 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में निचली अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी थी। न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने 190 पेज के विस्तृत फैसले में मोहम्मद नौशाद, मिर्जा निसार हुसैन उर्फ नाजा, मोहम्मद अली भट्ट उर्फ किल्ली और जावेद अहमद खान को देरी के आधार पर फांसी की सजा से बख्श दिया और आजीवन इनको कैद की सजा सुनाई है। बंगाल हिंसा के डर से भागे 57 परिवारों की वापसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा पुलिस को 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के डर से घर छोड़कर भागे आमता क्षेत्र के 57 परिवारों के पंचायत चुनाव से पहले घर लौटने की व्यवस्था करने को कहा है। इन परिवारों की ओर से मतदान करने को घर वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जय सेन गुप्ता ने हावड़ा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को इन परिवारों को सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। और ये एक पिक है, न्यूज़ तो पूरी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि सीआरपीएफ के जो आईजी हैं अजय कुमार यादव, उन्होंने एक महिला को निजी ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है छोटा सा वो दिया, क्योंकि इस महिला की सांस फूल रही थी और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको आने में समय लग रहा था। ये वहाँ से जायजा लेकर निकल रहे थे। तो ये पिक इस समय इंटरनेट पर बहुत वायरल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विशेषज्ञों को हटाने का कदम दिल्ली के शासन को कर देना बाधित कर देगा, ऐसा बोला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने।
देखिए, सेवा विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के सभी विभागों को एलजी की मंजूरी बगैर नियुक्ति किए गए 437 विशेषज्ञों को हटाने के निर्देश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया कि यह कदम राजधानी में शासन को पूरी तरह से बाधित कर देगा। इस बीच दिल्ली विधानसभा ने पहले शोध केंद्र के माध्यम से नियुक्ति 116 फेलो को हटाने का आदेश जारी किया था और बाद में इसे स्थगित करते हुए एक और आदेश जारी किया। वहीं वित्त विभाग ने सभी लेखा अधिकारियों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी अध्येताओं, सहयोगी अध्येताओं, सलाहकारों, उप सलाहकारों, विशेषज्ञों, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त सलाहकारों का वेतन एलजी की मंजूरी के बिना न दिया जाए। इससे पहले सेवा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के आधार पर एलजी वीके सक्सेना ने सप्ताह की शुरुआत में विभिन्न विभागों द्वारा गैर पारदर्शी तरीके और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी बगैर नियुक्ति किए गए विशेषज्ञों की सेवा समाप्त करने को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तर्ज पर होगी जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तर्ज पर होगी। अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए उच्च अदालतों में अपनाए जाने वाले मानक को पूरा करना होगा। बीते 2 वर्षों में एक के बाद एक कई आपराधिक वारदात को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने यह निर्णय लिया है। बीसीडी चेयरमैन के मनन ने कहा है कि जिला अदालतों में इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मनन ने बताया कि जिला अदालतों में अब बीसीडी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र व वाहन स्टिकर के आधार पर ही अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 को करेगा सुनवाई। देखिए, दिल्ली में सेवाओं यानी अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि के मामले में उपराज्यपाल को सर्वोच्चता देने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के मामले में जल्दी सुनवाई के अनुरोध पर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस तरह का एक मामला कोर्ट में लंबित है। इस याचिका पर भी उस मामले के साथ सुनवाई कर ली जाएगी, लेकिन सिंघवी ने कहा कि उस मामले में अध्यादेश के सिर्फ एक अंश धारा 4D को चुनौती दी गई है, जबकि इस याचिका में पूरे अध्यादेश को चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए लगाने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार की याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को दिल्ली में अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि जो अध्यादेश है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सेवाओं पर दिल्ली सरकार के नियंत्रण पर आए फैसले के बाद लाया गया है, यानी कि इसमें लगातार बहस छिड़ी हुई है। इस पे ना दिल्ली गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है और ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार दिल्ली में अपना नियंत्रण चाहती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून पारित किया है। कानून का नाम है NCCSA यानी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसके तहत जो भी जितने भी आईएएस अधिकारी होंगे, आईपीएस अधिकारी होंगे, उनके तबादलों का जो पावर है, तबादलों की जो पावर है वो केंद्र को हो गई। अभी तक दिल्ली सरकार के पास थी ये पावर। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अफ्रीकी देश जंजीबार में शुरू होगा भारत के बाहर आईआईटी का पहला कैंपस। देखिए, भारत ने अफ्रीकी देश जंजीबार के साथ अपनी दोस्ती को नई ऊंचाई देते हुए वहां आईआईटी मद्रास का कैंपस खोलने की घोषणा की है। देश से बाहर किसी भी आईआईटी का यह पहला कैंपस होगा। इसका संचालन इसी साल अक्टूबर में होगा। कोर्स, दाखिले और संचालन आदि की जिम्मेदारी आईआईटी मद्रास के पास होगी, जबकि पूंजी व व्यय आदि की जिम्मेदारी जंजीबार की होगी। इस पहल को भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के उदार संबंधों का हिस्सा माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और जल्द ही दूसरे आईआईटी भी देश से बाहर अपने कैंपस खोलने की घोषणा कर सकते हैं। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। भारत और जंजीबार के बीच आईआईटी कैंपस खोलने को लेकर काफी समय से चर्चा का दौर चल रहा था, लेकिन इसकी घोषणा गुरुवार को यानी कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर के तंजानिया दौरे के दौरान हुई है। इसे लेकर दोनों देशों
में औपचारिक करार हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस समझौते को उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में अहम पहल बताया है। उन्होंने यह कहा कि यह पहल अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूती देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को साकार करता है। कॉलेजियम ने 7 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम प्रणाली है क्या? देखिए, कॉलेजियम प्रणाली मतलब सुप्रीम कोर्ट जब भी जजों की नियुक्ति करना चाहता है या करता है तो कुछ नाम सुझाव के तौर पर कानून मंत्रालय को भेजता है। जब कॉलेजियम समिति कोई नाम केंद्र सरकार के पास भेजती है तो अगर केंद्र सरकार उस नामों पर सहमत नहीं है तो उनको पुनः विचार के लिए कॉलेजियम समिति के पास भेजा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम समिति अगर उन्हीं नामों को रिपीट करके दोबारा केंद्र सरकार के पास भेज देती है तो इसका मतलब है कि आप केंद्र सरकार बाध्य होती है उन नामों को मानने के लिए। जैसा मैंने बार बार बताया है कि पहलवान का बेटा पहलवान ही बनेगा, यही है कॉलेजियम नीति। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जजों को नाम की सिफारिश की है। इसमें बॉम्बे, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और केरल हाईकोर्ट शामिल हैं। अगर केंद्र ने नामों को मंजूरी दे दी तो गुजरात हाईकोर्ट को एक महिला चीफ जस्टिस मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया है और गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे जस्टिस आशीष जे देसाई को केरल हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट के जज आशीष सुभाशीष तालपत्र को वहीं का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सिफारिश मान लेने के बाद नियुक्त होते ही जस्टिस सुभाशीष अपने मूल हाईकोर्ट त्रिपुरा हाईकोर्ट के पहले जज होंगे जो चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके अलावा कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को, मणिपुर हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस धीरज को सिंह को ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस आलोक आराधे को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। भारत फ्रांस की रणनीतिक रिश्तों की समीक्षा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं, यानी जाना है। इस दौरान मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इमैनुअल बॉन की मुलाकात हुई। दोनों NSA ने भारत व फ्रांस के मौजूदा रणनीतिक रिश्तों के संदर्भ में आगे की चुनौतियों व कार्यक्रम पर भी बातचीत की है। बाद में वान ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। मोदी को राष्ट्रपति मैक्रोन ने 14 जुलाई को आयोजित होने वाले सालाना बास्टी दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाइंग पास्ट में हिस्सा लेंगे। कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने क्या कदम उठाए हैं? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को बेहद गंभीर मुद्दा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूछा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए गैर भेदभावपूर्ण एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं और कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है। इसके लिए अदालत ने 4 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने रोहित वेमुला और पायल तदवी की माताओं की याचिका पर सुनवाई यूजीसी से उक्त सवाल पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं। दलित रोहित वेमुला हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में PhD के छात्र थे। उन्होंने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी। वहीं पायल तदवी मुंबई के TN टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की आदिवासी छात्रा थी और 22 मई 2019 को उन्होंने संस्था के 3 डॉक्टरों के कथित जाति आधारित भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह होंगे NGT के कार्यकारी अध्यक्ष। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT
के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल 5 साल के कार्यकाल के बाद गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। 2020 में नियुक्त एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को अधिकृत किया है। वह एनजीटी की भोपाल पीठ में न्यायाधीश सदस्य थे। 5 जुलाई को उनका स्थानांतरण दिल्ली किया गया है। एनजीटी वेबसाइट के अनुसार वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 3.5 करोड़ मनरेगा मजदूरों को एपीबीएस से नहीं जोड़ा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों में तकनीकी बाधाएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही वजह है कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के प्रति राज्यों का रुख उदासीन है, जिसके चलते 5 वर्ष बीतने के बाद भी 100% मनरेगा मजदूरों को इस प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता है। अभी भी 3.5 करोड़ से अधिक मजदूर इस व्यवस्था से बाहर हैं। लिहाजा ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से समय सीमा अगस्त तक बढ़ानी पड़ी। मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले उठते रहे हैं। इसे देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2017 में इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के एपीबीएस की शुरुआत की थी। तर्क था कि सभी मजदूरों के खाते आधार कार्ड से लिंक होंगे। 100% मजदूरों को इस प्रणाली से जोड़कर भुगतान करने से अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिजनेस पेज से कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। नए निवेश आकर्षित करने में भारत की स्थिति सुधर रही है और वर्ष 2017 के बाद से हर वर्ष यहां होने वाले विदेशी निवेश की राशि बढ़ रही है। यह ठीक है कि अभी भी बहुत सारे देश एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत से काफ़ी आगे हैं, लेकिन ग्रीनफील्ड परियोजना यानी कि बिल्कुल जो नई परियोजनाएं होती हैं उन्हें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं कहा जाता है को लगाने में और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समझौता करने में भारत की स्थिति अच्छी हो पाई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकटाड की तरफ से जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 बताती है कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने वाले वित्तीय समझौते के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट जो है वो 2022 की है। सस्ता हो सकता है सिनेमा घर में मिलने वाले खाने पीने का सामान। जीएसटी परिषद मंगलवार को होने वाली बैठक में कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिन्यूटिक्सैम को कर से छूट दे सकती है। साथ ही सिनेमा घरों में परोसा जाने वाला भोजन या पेय पदार्थों पर जीएसटी कम करने के बारे में फैसला ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है। इसके अलावा 22% उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है। कर निर्धारण से संबद्ध फिटमेंट समिति के परिषद को 11 जुलाई में होने वाली 50वीं बैठक में इन मामलों में चीजें स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। एसी केबिन में बैठकर ट्रक चलाएंगे ड्राइवर। देखिए, केंद्र सरकार जो है वो ट्रक ड्राइवरों के हक में फैसला लेते हुए N2 और N3 श्रेणियों से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इससे संबंधित एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि N2 और N3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह फैसला ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक काम करने की स्थिति प्रदान करता है। देखिए, जो एम श्रेणी होती है वो यात्री कार के लिए होती है और जो एन श्रेणी होती है वो वाणिज्यिक वाहनों के लिए होती है। अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत स्थिति में। वित्त मंत्रालय का मानना है कि विकास की गति को कायम रखने में अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत स्थिति में है, लेकिन यह वक्त आराम का नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सामने भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, दुनिया के बाजार में हो रही गिरावट और अल नीनो की आशंका जैसी चुनौतियां भी हैं। गुरुवार को जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति पक्ष से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, राजस्व की मजबूत और डिजिटल मदद लेन देन की बेहतर स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विकास की गति को कायम रखने में पूरी तरह से सक्षम है।
वित्त मंत्री का निर्देश एनपीए से नजर ना हटे। देखिए, सरकारी क्षेत्रों के जो बैंक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी फंसे कर्ज यानी कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या काफ़ी हद तक काबू में आ चुकी है। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में कुल जो कर्ज है वो एनपीए का स्तर जो है कर्ज के मुकाबले एनपीए का स्तर 1.24% पर आ गया है। पहले ये 10% पर था। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन फिर पहुंचा रूस। भारत के सैनिकों वाले वैगनर समूह का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूस लौट आया है। हाल ही में रूस में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाला प्रिगोजिन एक समझौते के तहत पड़ोसी देश बेलारूस चला गया था, लेकिन गुरुवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चौंकाने वाली जानकारी देते हुए कहा कि प्रिगोजिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में है और उसके लड़ाके पूर्व की भांति अपने शिविरों में हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में भी कहा गया कि वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन जो रूस में है और वह एक समझौते के तहत अपने मामले को सुलझाने के लिए आया है। थ्रेड्स का दिखा क्रेज, 7 घंटे में 1 करोड़ साइन अप। ट्विटर को चुनौती देते हुए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने थ्रेड्स लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के 7 घंटे के भीतर 1 करोड़ लोगों ने साइन अप कर लिया है। इसे ट्विटर किलर भी कहा जा रहा है। वैसे तो थ्रेड्स अलग ऐप है, पर इंस्टाग्राम की आईडी से इन पर लॉगिन किया जा सकता है। इसे तेजी से इसके यूजर्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्वतंत्र ऐप के रूप में थ्रेड्स को भारत समेत 100 से ज़्यादा देशों में लॉन्च किया गया है। कुछ नियामकीय कारणों से अभी यूरोपीय संघ ने इसे लॉन्च नहीं किया है। भारत को लोकतंत्र व मानवाधिकारों पर सीख नहीं दे सकता अमेरिका। भारत और अमेरिका के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, इसलिए अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत या किसी अन्य देश को सीख दे सकता है या उसे देनी चाहिए, यह सोचना ठीक नहीं है। यह बात बाइडेन प्रशासन के उच्च अधिकारी कुर्ट कैंपबेल ने कही है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में हिंद प्रशांत मामलों के समन्वयक कैंपबेल ने खास बातचीत में कहा कि कोई भी देश मापदंडों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता, इसलिए नहीं सोचता हूं कि अमेरिका किसी अन्य देश को सीख देने की स्थिति में है। चलिए, तो ये आज का 7 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।